हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 11th की केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि आपकी दो बुक्स लगती है केमिस्ट्री की, बुक फर्स्ट एंड बुक नंबर सेकंड, राइट। बुक नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, बुक नंबर फर्स्ट में आपको केमिस्ट्री के दो ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। और अगर हम बुक नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ जो चैप्टर हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं और कुछ चैप्टर जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। बेसिकली जब आप 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ते थे तो आपकी एक साइंस की बुक लगती थी, उसी में केमिस्ट्री आती थी, फिजिक्स आती थी, बायो आती थी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ आती थी, राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है, हम जब हमने साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है तो उसमें हम जितने भी साइंस के हैं, मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट। पर केमिस्ट्री को हम पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री की दो बुक्स होती हैं और मेनली जो 11th और 12th के अंदर जो केमिस्ट्री है उसको हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन 3 ब्रांचेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। कुछ फर्दर और भी ब्रांचेस होती है, एनालिटिक केमिस्ट्री होती है, क्वांटिटेटिव है ना, तो वो सब चीज़ें हमारे नहीं हैं, राइट। तो हम मेनली 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। ये जो चैप्टर रहेगा ये 20 रहेगा। इवन ये पूरी की पूरी जो आपकी केमिस्ट्री है, चाहे वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लो, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री लो, चाहे वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, उस सब के अंदर आपके काम आएगी, राइट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, राइट। कि केमिस्ट्री के क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं, जो कि हमें समझने होते हैं, जो कि आपकी पूरी केमिस्ट्री के अंदर काम आएंगे, राइट। तो ये जो लेक्चर रहेगा ये बेसिकली जो है आपका रिवीजन लेक्चर रहेगा। जो भी आपने 9th-10th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है उसको हम वापस से रिवाइज करेंगे। हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर को हिंदी में हम बोलते हैं द्रव्य, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सब्सटेंस, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं पदार्थ, राइट। तो मैटर क्या होता है? मैटर होता है द्रव्य, सब्सटेंस क्या होता है? पदार्थ। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो मैटर या फिर सब्सटेंस क्या चीज़ें होती है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका खुद का वॉल्यूम हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वो एक सब्सटेंस है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन का खुद का कोई ना कोई साइज़ है, ये जब हम इसको जहाँ पर भी रखेंगे ये उतना जो है वो एरिया कवर करेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, अगर मैं इस हाथ को बोर्ड पे रखता हूँ तो ये इसका अपना जो है वो एरिया कवर करेगा, इसका खुद का वॉल्यूम है, उसका खुद का मास है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मैटर। यानी एक ऐसी वस्तु जो कि क्या करती है, जगह घेरती है, स्थान घेरती है और उसका खुद का आयतन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पदार्थ या फिर द्रव्य बोलते हैं, राइट। अब देखो, पदार्थ और द्रव्य जो होते हैं या फिर सब्सटेंस और मैटर जो होते हैं, इसको हम फर्दर आगे हम क्लासीफाई करते हैं किसके बेसिस पर? फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर या फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, राइट। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखो, हमारे पास में 2 टाइप का है, जिसको अगर हम वर्गीकरण देखें, ठीक है। वर्गीकरण हमारे पास में 2 होता है, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल को हम बोलते हैं भौतिक और इसको हम बोलेंगे रासायनिक। तो देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने वैसे तो पढ़ रखा है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। लिक्विड हो गया आपका द्रव और गैस हो गया आपका गैसीय होती है। अब देखो, सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड का जो शेप होता है या फिर साइज जो होता है वो क्या होता है? फिक्स रहता है, ठीक है। कभी भी चेंज नहीं होता। एक बार आपने उसको स्ट्रक्चर दे दी, उसको शेप दे दिया, उसके बाद में वो चेंज नहीं होगा। जैसे ये पेन है, ये पेन सॉलिड है, एक बार आपने उसको स्ट्रक्चर दे दी, देन उसके बाद में आप इसके स्ट्रक्चर को या फिर इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। आप कितना ही इसको कंप्रेस कर लो, ये ब्रेक हो जाएगा, बट इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी, राइट। हाँ, इसको हम मेल्ट कर सकते हैं, केमिकल चेंज करके इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, राइट। वो चीज़ अलग चीज़। फिर अगर हम बात करें वॉल्यूम की, ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम क्या है? फिक्स होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार बार चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर क्या होता है? शेप जो होता है वो अनफिक्स होता है, यानी चेंजेबल होता है, हम चेंज कर सकते हैं।
चेंज हो सकता है। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, कुछ ही प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, बाकी आप लोगों ने 9th और 10th के अंदर पढ़ा होगा। राइट, फिर अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के अंदर अगर हम बात करें तो शेप जो होता है वो अनफिक्स रहता है और वॉल्यूम भी क्या रहता है, वो भी अनफिक्स रहता है। अब देखो बात आती है कि यहाँ पर तो चलो ठीक है, जब शेप जो है वो अनफिक्स है और वॉल्यूम भी अनफिक्स है, यहाँ पर शेप फिक्स है तो वॉल्यूम भी फिक्स है, लेकिन यहाँ देखो शेप जो है वो अनफिक्स है लेकिन फिर भी वॉल्यूम क्या है वो फिक्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर हम बात करें वॉल्यूम की, लिक्विड के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक कंटेनर है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये कंटेनर है, इस एक कंटेनर में आपके पास में 1 लीटर क्या है वो H2O प्रेजेंट है। ठीक है, 1 लीटर क्या है, H2O प्रेजेंट है। आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोतल में डाल दिया। ठीक है, इसको किस में डाल दिया, बोतल में डाल दिया। तो ये जो 1 लीटर होगा वो अब वो इस बोतल में आ जाएगा, यानी इसका शेप तो चेंज हो गया, बट इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ? देखो वॉल्यूम तो सेम है, आपने पहले भी 1 लीटर लिया था, बाद में भी आपका 1 लीटर है। ठीक है, लीटर किसको डिनोट करता है, वॉल्यूम को डिनोट करता है, यानी इसका पहले भी वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर था, इसका बाद में भी वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। वॉल्यूम को हम बोलते हैं आयतन। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं बार बार आयतन वर्ड यूज़ नहीं करके वॉल्यूम वर्ड यूज़ करूँगा, आप ध्यान रखना। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। राइट, पहले भी इसका आयतन कितना था, 1 लीटर, बाद में भी कितना है, 1 लीटर, तो इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। जबकि अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो होता है वॉल्यूम वो फिक्स नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे फिर आपके पास में एक कंटेनर में गैस है, आपने जैसे ही वो कंटेनर खोला तो सारी की सारी गैस जो होगी वो रूम के अंदर चली जाएगी। राइट, तो अब उसका जो वॉल्यूम होगा वो चेंज हो जाएगा। अब जो वॉल्यूम होगा उस रूम का जो वॉल्यूम है उतना हो जाएगा। राइट, पहले आपके पास में इतनी गैस थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगरबत्ती होती है या फिर कोई भी सेंट होता है, उसको अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट में फैल जाता है। राइट, तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। राइट, तो इस तरीके से गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है। अगर हम बात करें पार्टिकल्स की, आपको पता है कि सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी कण होते हैं, वो एकदम पास पास में होते हैं। ठीक है, उनको हिलने की जगह नहीं मिलती। ठीक है, वो हिल नहीं सकते, वो एकदम स्टेबल रहता है। राइट, थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेशन होता है उसके अंदर। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी कण होते हैं, वो ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, जबकि सॉलिड में फ्री मूवमेंट नहीं होता। अब हम गैस की अगर हम बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और वो आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसी कारण से गैस का जो वॉल्यूम होता है वो अनफिक्स रहता है। ठीक है, क्योंकि दूर दूर होते हैं तो ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। राइट, इस तरीके से तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। राइट, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने 2 स्टेट और पढ़ी होगी, एक होती है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है BEC। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। राइट, तो ये 2 चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा जो होती है वो लिक्विड के बाद, गैस के बाद आती है, यानी प्लाज्मा जो है वो गैस के बाद है। आप गैस को और ज़्यादा गर्म करते जाओ तो जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, प्लाज्मा स्टेट मिलेगी। और जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो आपको कहाँ मिलती है, वो आपको मिलती है सन की सरफेस पर। यानी अगर हम उतना टेम्परेचर दे दें किसी भी गैस को, तो वहाँ पर जो गैस होगी वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करती है। राइट, और अगर हम बात करें अर्थ पर, ठीक है, अर्थ पर प्लाज्मा जो है वो किस स्टेट में मिलता है या फिर कहाँ मिलता है, जो भी आपकी ट्यूबलाइट होती है उस ट्यूबलाइट के अंदर जो भी गैसेस भरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं कोल्ड प्लाज्मा या फिर कूल प्लाज्मा। राइट, तो अर्थ के अंदर आपसे पूछा जाता है कि अर्थ के अंदर प्लाज्मा कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ट्यूबलाइट के अंदर या फिर जो भी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स होती है उसके अंदर जो भी गैस फिल की जाती है और उसके अंदर हम करंट को फ्लो करते हैं, तो हमारे पास में जो भी स्टेट मिलेगी उस गैस की, वो कौन सी गैस होगी, स्टेट होगी, वो प्लाज्मा स्टेट होगी। राइट, और उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड प्लाज्मा बोलते हैं या फिर कोल्ड प्लाज्मा बोलते हैं। राइट, ठंडा प्लाज्मा। और एक्चुअल प्लाज्मा कहाँ मिलेगा आपको, सन की सरफेस पर मिलेगा। अब अगर हम बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की, तो हम सॉलिड को क्या करते हैं, देखो सॉलिड में क्या, अगर हम बात करें गैस की, ठीक है, गैस को हम क्या करते जाते हैं, गैस को अगर हम ठंडा करते जाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोल्ड। ठीक है, जब हम गैस को ठंडा करते जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड अगर हम ठंडा करते जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, होता है। हमारे पास में वाटर है, वाटर को हम ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ बन जाएगी, और बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा। वाटर को अगर हम और गर्म करेंगे तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, इस तरीके से। तो सॉलिड को अगर हम और कंप्रेस कर दें और हम टेम्परेचर कम कर दें इसका सॉलिड का, ठीक है, और कम टेम्परेचर के अंदर सॉलिड को रखें और उसको कंप्रेस करते जाएँ, तो हमारे पास में एक नई स्टेट आती है जिसका नाम है
BEC, ठीक है, इसका क्या नाम है BEC। तो हम सॉलिड को और ठंडा करते जाएं तो हमारे पास में एक नई स्टेट मिलती है, वो कौन सी आती है BEC, ठीक है। ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हाँ थोड़ी एग्जिस्टेंस में है, इसलिए हमें पढ़ना होता है। और अगर हम BEC को गर्म करते जाएं तो हमारे पास में सॉलिड मिल जाएगा, सॉलिड को हम गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, गैस मिलेगा, और गैस को अगर हम गर्म करेंगे तो हमारे पास में प्लाज्मा आएगी, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा कन्वर्जन चलता रहता है। प्लाज्मा और जो BEC है ये स्टेट आपके जनरली नहीं पढ़ी जाती, हम मेनली 3 ही स्टेट को पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर चर्चा करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास में जो भी सब्सटेंस है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो जो अवयवी कण हैं, यानी जिनसे मिलकर के वो पदार्थ बना है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास में ये पेन, ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, ये किससे मिलकर बना है, प्लास्टिक से मिलकर बना है। इसमें किसके पार्टिकल होंगे, प्लास्टिक के पार्टिकल होंगे, राइट। इसी तरीके से अगर हम इस डस्टर की बात करते हैं तो ये जो डस्टर है ये किससे मिलकर बना होता है, ये लकड़ी से मिलकर बना होता है। इसमें किसके पार्टिकल होंगे, लकड़ी के पार्टिकल होंगे, राइट। इसी तरीके से तो हम सेकेंड क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास में 2 चीज़ें आती है, एक होती है प्योर सब्सटेंस और एक आती है आपकी इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस को हम बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ, और शुद्ध इसको हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अवयवी कण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी अगर हम बात करें अवयवी कण को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा सेम रहते हैं, जबकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो क्या होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है। ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो क्या होते हैं, अंश या फिर डिफरेंट होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, आप लोगों ने एलिमेंट नाम सुना होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में तत्व बोलते हैं। तो जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, आपको पता है कि एक टाइप के एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम एलिमेंट जितने भी होंगे उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। तो एलिमेंट जितने भी होते हैं वो हमेशा प्योर होते हैं, जबकि कंपाउंड जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कंपाउंड और यहाँ आ जाएगा एलिमेंट। एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंसेज एंड कंपाउंड आर इम्प्योर सब्सटेंसेज। क्योंकि एलिमेंट जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में सोडियम का एलिमेंट है तो उसमें सोडियम के ही एटम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम का एलिमेंट है आपके पास में, तो पोटेशियम के ही एटम्स होंगे। अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो जैसे फॉर एग्जांपल H2O है, ठीक है, तो इसके केमिकल कंपोजिशन की अगर हम रेस्पेक्ट में बात करें तो H2O में क्या होता है, H2O होता है ये, जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी इसमें इम्प्योरिटी है, राइट। तो ये इसको हम किस में कंसिडर करेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस में कंसिडर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। रासायनिक संयोजन के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। और जो हम प्योर और इम्प्योर वाटर बात करते हैं वो चीज़ अलग होती है, राइट। तो H2O हो गया, जैसे वो जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, और ये होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, जो कि आप लोगों ने 9th और 10th के अंदर पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में। देखो एटम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के। सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, राइट, यानी एटम कहलाता है। एटम को जब हम पूरा का पूरा स्टडी करेंगे, जो हम चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि एटम क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके का नेचर शो करता है एटम, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिलहाल जनरल बात करते हैं एटम की। तो एटम जो होता है उसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम मिला दें तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं हिंदी में नाभिक कण,
नाभिकीय कण, ठीक है। और इस नाभिकीय कण के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। एटम जो होता है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता। आप ऐसा देख करके नहीं, जनरली नॉर्मल अगर हम लाइफ की बात करें या फिर कॉमन लाइफ की बात करें, लेबोरेटरी की बात अलग है, हाई इक्विपमेंट की बात अलग है, राइट। तो जो जनरली है, जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये नहीं बता सकते, या आपको कोई ये नहीं बोल सकता, कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बोल सकता कि जाओ आप लोग क्या करो कि 10 एटम जो है वो ऑक्सीजन लेकर के आओ, ऑक्सीजन के 10 एटम लेकर के आओ, ठीक है। आप एक ऑक्सीजन का एटम नहीं ला सकते, हम मॉलिक्यूल ला सकते हैं, हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ला सकते हैं, क्योंकि हम उसको फ्री स्टेट में देख सकते हैं। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, बट एटम का, यानी एटम जो होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जो एटम्स होते हैं वो एटम्स कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। या फिर हम मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। एटम का क्या बोल देंगे, एटम का ग्रुप बोल देंगे। अगर एटम एक साथ ग्रुप के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। फिर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। तो बताओ, एक एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, क्लियर। और एलिमेंट जो होते हैं वो ये बनाते हैं कंपाउंड और बनाते हैं मिक्सचर, ठीक है। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे आगे कि कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, उस सबको अब इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है और इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। एक साइड लिखते हैं हम कंपाउंड और एक तरफ हम लिखते हैं मिक्सचर, ठीक है। ये हो गया आपका यौगिक और ये हो गया आपका मिश्रण, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, यौगिक का जो निर्माण होता है, वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड रेशियो, यानी निश्चित अनुपात में। और यहाँ पे क्या होगा, अनफिक्स्ड रेशियो होगा, यानी अनिश्चित अनुपात में। अनिश्चित अनुपात में, राइट। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा फिक्स रेशियो के अंदर होता है कि इतना एक एलिमेंट ये होगा, ठीक है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन एस मिल करके CO का निर्माण करते हैं, CO2 का निर्माण करते हैं, राइट। इस तरीके से अभी हम देखते हैं किस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम कार्बन की रिएक्शन एक ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है CO, और अगर हम कार्बन की रिएक्शन 2 ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है CO2, ठीक है। इस तरीके से तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब हम ऑक्सीजन की यहाँ पर 1:1 है और यहाँ पे 1:2, तो जैसे ही हम रेशियो को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास में प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, अनुपात को चेंज किया। हमारे पास में पहले कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 था, अब हमारे पास में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 है, ठीक है। तो जैसे ही हमने अनुपात चेंज किया, रेशियो चेंज किया, तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपको अगर सपोज करो 50 ग्राम आपके पास में क्या है, सॉल्ट है, या फिर शुगर ले लेते हैं, चलो 50 ग्राम शुगर है, ठीक है। इस 50 ग्राम शुगर को हम 100 ml किस में डाल देते हैं, H2 में डाल देते हैं, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। सपोज हम इसके रेशियो को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, रेशियो 1:2 है, इसको हम चेंज कर देते हैं। सपोज हमारे पास में 50 ग्राम शुगर है, इस 50 ग्राम शुगर को हम डाल देते हैं सपोज 1000 ml H2 के अंदर, यानी 1 लीटर H2 में 50 ग्राम हम शुगर डाल देते हैं, तो भी क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेशियो को चेंज कर दिया, अनुपात चेंज कर दिया, लेकिन हमारे पास में प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी हमें शुगर सॉल्यूशन मिल रहा था, शर्करा का विलयन मिल रहा था, यहाँ पर भी हमें शर्करा का विलयन मिल रहा था। कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, बात अलग है, लेकिन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जब हम यहाँ पर अनुपात को चेंज कर देते हैं, उत्पाद यहाँ पर चेंज नहीं होगा, जो भी बनेगा, यहाँ पर भी शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पर भी शुगर सॉल्यूशन बन रहा है। जबकि हमने यहाँ पर जैसे ही इसके रेशियो को चेंज किया, 1 ऑक्सीजन की जगह 2 ऑक्सीजन लिए, तो ये प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। इसकी केमिकल रिएक्शन अलग होगी, इसकी केमिकल रिएक्शन अलग होगी। और ध्यान रखना, जब भी हम
यौगिक का निर्माण करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O मिलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। जबकि अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन क्या करती है, या फिर ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन होती है वो किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो क्या काम करती है, किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक होती है। किसी भी चीज़ को जलाना है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होनी चाहिए तभी आग लगेगी। जबकि जो वाटर होता है वो क्या काम करता है, वो वाटर जो होता है वो आग बुझाने में काम आता है। तो ये तो आग जलाने में काम आती है ऑक्सीजन, और जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलता है, आग बुझाने वाला मिलता है, राइट। तो इनमें केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे पास में शुगर थी, हमने वाटर में डाला, ठीक है, तो हमारे पास में शुगर सॉल्यूशन बन गया। पहले शुगर भी मीठी थी, अब भी मीठी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले अगर शुगर मीठी है तो बाद में क्या हो जाएगी, उसका स्वाद चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसमें कभी भी केमिकल चेंज नहीं होते, केमिकल चेंज क्या नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, रासायनिक परिवर्तन नहीं होते। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जो होते हैं इनको हम भौतिक विधियों द्वारा क्या नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड, ठीक है। हम इनको फिजिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपने CO2 को बनाया है तो CO2 को आप पीट करके हथौड़े से या फिर कैंची से या फिर चाकू से काट करके आप वापस से C और ऑक्सीजन को यानी कार्बन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे वी कैन नॉट separate constituents of the compound with the help of physical method। ठीक है, हम यहाँ पर घटक को भौतिक विधि से पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, यानी हमने CO2 को जला दिया तो ऐसा नहीं होगा कि कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल मेथड अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। अगर आपको शुगर सॉल्यूशन में से शुगर को अलग करना है तो आप उसको क्या कर दो, गर्म कर दो, वाटर जो होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, वाष्प बन करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और आपके पास में जो भी कंटेनर होगा उसमें क्या मिल जाएगी, आपको शुगर मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड यूज़ करके भौतिक विधि को यूज़ करके हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में अगर मिक्सचर दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो उनमें से अगर हम छान करके भी उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आप लोगों ने घर में देखा होगा, ठीक है। जो भी आपकी पल्सेस होती है, जो दालें होती है या फिर जो चावल होते हैं, उसमें बहुत सारी कंक्रीट होती है। उन कंक्रीट को हम क्या करते हैं, वो एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, ठीक है, हम उसको मिक्सचर मान लेते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको छान करके या फिर उसको हैंड पिकिंग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यानी हाथ से उठा करके उसको फिल्टर करते हैं, दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें फिजिकल मेथड द्वारा हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें फिजिकल मेथड द्वारा हम फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, राइट। तो फिजिकल मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पर फिजिकल मेथड अप्लाई नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें, जो मिक्सचर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मिक्सचर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम दो चीज़ें होती है, दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। यानी कंप्लीटली मिक्स हो जाती है। फिर हम उनको देख करके नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से घटक प्रेजेंट है, घटक उपस्थित है, यानी कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है वो, ये कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज जो है वो इसमें प्रेजेंट है। लेकिन हम हेट्रोजीनियस में बता सकते हैं, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है
इसमें जो भी सब्सटेंसेज होते हैं वो आपस में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। इसमें हम बोलेंगे कि कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, कम्प्लीटली मिक्सिंग होती है, और इसमें इनकम्प्लीट मिक्सिंग होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम बात करें एयर की, ठीक है, एयर के अंदर क्या होता है, एयर के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, CO2 होती है और अदर गैसेस भी होती है। ठीक है, तो हम एयर को ये देख करके नहीं बता सकते। आप अभी कभी भी आसमान में देखोगे तो आप ये नहीं बता सकते कि हाँ ये लेवल जो है वो ऑक्सीजन का लेवल है, यहाँ पर हमें CO2 दिख रहा है, यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिख रही है। हम इनको क्या करते हैं, इक्विपमेंट की बेसिस पर हम इसको डिफाइन करते हैं या फिर इनकी कंसंट्रेशन को हम डिसाइड करते हैं। हम देख करके नहीं बता सकते क्योंकि ये कम्प्लीटली एक दूसरे में क्या हो जाती है, मिक्सड हो जाती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेक्स्ट सॉल्ट सॉल्यूशन की, ठीक है, जितने भी टाइप के आपके पास में सॉल्ट सॉल्यूशन है, आप उनको अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में नमक है, नमक को आप पानी में डिज़ोल्व करते हो, उसके बाद सॉल्यूशन बनाने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि इसमें नमक कहाँ है और ठीक है, नमक कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। या फिर आपको अगर हम 2 ग्लासेस दे दिया जाए, जिसमें एक में आपको नमक सॉल्यूशन दे रखा हो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखा हो, एक में शुगर सॉल्यूशन दे रखा हो, और आप दोनों को देख करके नहीं बता सकते कि शुगर सॉल्यूशन कौन सा है और सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा है, राइट, क्योंकि वो सारे के सारे एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं। हम सेपरेट नहीं कर सकते दोनों चीज़ों को। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें, आप यूरिया सॉल्यूशन भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यूरिया का सॉल्यूशन भी है जो ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। आप दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ क्या होता है, कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होती, इवन कई बार मिक्सिंग भी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सॉल्ट प्लस शुगर, ठीक है, आपके पास में सॉल्ट है, आपने शुगर डाल दी उसके अंदर, तो आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाँ ये शुगर का पार्टिकल है और ये सॉल्ट का पार्टिकल है, राइट। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट वाटर प्लस ऑयल, जो कि सबसे कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉइल प्लस वाटर, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं। अगर आप वाटर के अंदर सॉइल को डिज़ोल्व करते हो तो वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको लगता है कि हाँ वो डिज़ोल्व हो गई है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, यानी नीचे अवसाद के रूप में वो जमना स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, जब हम ग्लास के अंदर पानी डाल करके उसमें अगर हम रेत डाल देते हैं तो रेत जो होती है वो नीचे रह जाती है और वाटर जो होता है ऊपर आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से वो कभी भी मिक्स नहीं होते। वाटर और ऑयल भी कभी मिक्स नहीं होते। अगर आप वाटर के अंदर ऑयल डाल देते हो तो ऑयल की सरफेस जो होती है ऊपर रहती है, वाटर की सरफेस नीचे रहती है, राइट। तो इस तरीके से ये कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो ऐसे सब्सटेंसेज जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर में रखते हैं। जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं उसको हम ये हो गया हेट्रोजीनियस, और कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं उसको हम होमोजीनियस, और इनकम्प्लीट मिक्सिंग होती है उसको हम हेट्रोजीनियस में रखते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा एक रिविजन वीडियो था जिसमें हमने रिवीजन किया कि मिक्सचर क्या होता है, मैटर क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा मैटर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन देखा, सॉलिड लिक्विड गैस देखा, फिर हमने प्योर सब्सटेंसेस इम्प्योर सब्सटेंसेस देखा, फिर हमने बात किया कि एटम से कैसा एलिमेंट बनता है, मॉलिक्यूल होते हैं, राइट, वो सब चीज़ें हमने देखी। देन उसके बाद में हमने देखा कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और हम किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद में हमने ये भी देखा कि मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सिंग में क्या होती है, कम्प्लीटली मिक्सिंग नहीं होती है, राइट। इसके एग्जांपल्स देखिए, इसका एग्जांपल एयर हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, यूरिया सॉल्यूशन हो गया। हेट्रोजीनियस का सॉल्यूशन एग्जांपल अगर हम देखें तो सॉल्ट प्लस शुगर होगी, वाटर और ऑयल हो गया, सॉइल और वाटर हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक रिविजन लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कम्प्लीटली, फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है, ये तो सारा आपने 9th और 10th में पढ़ा है। बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था इस चीज़ का और रिवीजन करना था, राइट, ताकि आप फ्लो के अंदर आ जाए, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में, कि यूनिट क्या होती है, किस तरीके से। बेसिकली ये पार्ट तो आपका फिजिक्स का है, बट जो केमिस्ट्री के अंदर हमें यूज़ आएगी फिजिकल केमिस्ट्री में, उसको हम देखने वाले हैं। तो यूनिट कन्वर्जन देखेंगे, हम किस तरीके से यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट क्या होती है, राइट, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।